नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम इन डेटा सेंटर। सो इसी के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन है, मतलब उसमें क्या है ना, जो सिंगल फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम एंड टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम। सो उसी के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करने वाला है। मतलब पहले अभी सभी लोग को एक माइंड में जो आएगा, मतलब क्यों ना हम लोग को लिक्विड कूलिंग जो जाना है, मतलब हम लोग को जो ट्रेडिशनल सिस्टम जो रहता है ना, जो एयर से एयर एक्सचेंज करके हम लोग को रैक लोड को हम लोग को जो निकाल कर सकता है, लेकिन क्यों हम लोग को लिक्विड कूलिंग जो जाना है। ठीक है, जो अभी मैं एक चीज़ बोलता हूँ, वो आपको भी पता हो जाएगा, मतलब किस लिए हम लोग को जा रहा हूँ बोल के। अभी मान लीजिए मेरा रैक जो 15 किलोवाट पर रैक है। अभी ये 15 किलोवाट पर रैक को ज़्यादा कुछ मतलब एक पार्ट पूरा है, 15 किलोवाट पर रैक है, रो वाइज में ज़्यादा कुछ है। ठीक है, मैं इसी के हिसाब से जो वो लोड के हिसाब से, वो टनेज के हिसाब से, फिर रूम के हिसाब से, फिर अदर फैक्टर को कंसिडर करके मैं तो क्रैक यूनिट, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनर और कंप्यूटर रूम एयर हैंडलर को हम लोग को जो रख के जो एयर को एक्सचेंज करके मैं हीट को निकल करता हूँ। लेकिन जो किलोवाट पर रैक बढ़ गया, 15 किलोवाट से कुछ ज़्यादा कुछ आ गया, कस्टमर तो ज़्यादा कुछ रैक को लेके आ रहा है, मतलब 25 किलोवाट पर रैक को लेके आ रहा है, मतलब हम लोग को जो कंप्यूटर रूम एयर एयर हैंडलिंग, कंप्यूटर रूम एयर कंडीशनिंग में हम लोग को उसी को संभाल नहीं, मैनेज नहीं कर सकता है। इसलिए हम लोग को क्या जाना चाहिए उस टाइम में, इनडोर कूलिंग सिस्टम को जाना चाहिए। फिर कस्टमर जो रैक को जो अवर बड़ा वाला रैक को, मतलब बड़ा पावर कैपेसिटी का जो रैक को जो लेके आना से, मतलब मान लीजिए 55 किलोवाट पर रैक को लेके आ रहा है, तो मतलब इंडोर कूलिंग सिस्टम में भी हम लोग को क्या है, उसी को मैनेज नहीं कर सकता है। वही टाइम में हम लोग को क्या जाना चाहिए, जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम, मतलब रियर डोर हीट एक्सचेंजर सिस्टम, RDX बोल के जो शॉर्ट में हम लोग को बोल देता हूँ, उसी को आदमी लोग को जाएगा। फिर जो कस्टमर अगर कुछ बड़ा रैक को जो लेकर के आपका जो डाटा सेंटर पे रखने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर वो 55 किलोवाट जो ज़्यादा हो गया, मतलब 75 किलोवाट पर रैक जो हो गया, वो ऐसा हम लोग को नहीं कर सकता है। वो उसी के लिए हम लोग को क्या जाना चाहिए, लिक्विड टू चिप कूलिंग सिस्टम जो जाना है। ठीक है, चिप टू लिक्विड और लिक्विड टू चिप कूलिंग सिस्टम हम लोग को जो DLC, डायरेक्ट टू लिक्विड कूलिंग सिस्टम बोल के बोलता है ना, उसी को हम लोग को जो जाना चाहिए। फिर भी आप लोग को जो रैक को जो बड़ा हो गया, मतलब आपका जो पावर डेंसिटी कुछ, नॉट पावर डेंसिटी, जो पावर रैक का जो पावर को ज़्यादा हो गया, मतलब जो 185 किलोवाट पर रैक जो हो गया, फिर हम लोग को क्या है, जो इसमें जो कुछ मैं बोला है ना, उसी में हम लोग को जो मैनेज कर सकते हैं, उसी के लिए हम लोग को सिंगल फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को जाना चाहिए। सिंगल फेज इमर्शन लिक्विड कूलिंग सिस्टम को हम लोग को जाना चाहिए। फिर भी आप लोग को जो रैक बढ़ गया, मतलब 250 किलोवाट पर रैक, उसका ऊपर जो हो गया, मतलब हम लोग को 2 फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को जाना चाहिए। अभी आप लोग को जो मालूम किया होगा, मतलब हम लोग को किस लिए, किस कारण से हम लोग को जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम हम लोग को जा रहा हूँ, मतलब आपका जो किलोवाट पर रैक जो ज़्यादा रहने से हम लोग को एयर हैंडलिंग से, हम लोग को खाली एयर हैंडलिंग को रख के हम लोग को मैनेज नहीं कर पाएगा। अभी इसका कारण से सभी लोगों को क्या है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम को जाता है। मतलब इंडिया में अभी ज़्यादा कुछ डाटा सेंटर लिक्विड कूलिंग सिस्टम तो नहीं है लगता है, लेकिन अदर कंट्री में जो लिक्विड कूलिंग सिस्टम को, मतलब डायरेक्ट टू चिप लिक्विड कूलिंग सिस्टम और सिंगल फेज और 2 फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा इंप्लीमेंट करते रहता है, जो रेट्रोफिट करते रहता है। इंडिया में भी आएगा। ठीक है, अभी जो सिंगल फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम, जो सिंगल फेज इमर्शन मतलब क्या है, कुछ नहीं। अभी किस लिए हम लोग को सिंगल फेज बोल के बोल देता हूँ, मतलब ये इधर में कुछ लिक्विड है, इधर में कुछ कूलेंट है, मतलब वो फेज चेंज नहीं होगा, मतलब जो लिक्विड स्टेट से पूरा जो कूलिंग प्रोसेस में पूरा जो कुछ रेक्टिफिकेशन, मतलब हीट रिमूवल प्रोसेस में पूरा वो फेस चेंज तो नहीं होता है। इसलिए हम लोग को सिंगल फेस कूलिंग सिस्टम बोल के हम लोग को बोल देता हूँ, सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम। अभी इसमें क्या होता है ना, ये कंटेनर रहता है, मतलब जो रैक कंटेनर रहता है, ठीक है, उसका अंदर पूरा क्या है, पूरा कूलेंट रहता है, ऊपर जो ओपन रहता है, बाकी सब कुछ बंद रहता है, ऊपर खुला रहता है। ठीक है, अभी जो कुछ रैक है, जो कुछ डिवाइस है, उसका अंदर लगा के जो चालू करते रहता है, मतलब इधर का कूलेंट है ना, जो अंदर में जो कूलेंट है, वो कूलेंट इन बॉटम से इन आएगा, ऊपर से आउट जाता है। ठीक है, जो आउट किधर जाएगा ना, जो आउट क्या है ना, वो आपका जो CDC, कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट बोल के जो रहता है, उसी को जाता है। फिर कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट से आपका जो अंदर में कूलेंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट का अंदर में एक कूलेंट पंप रहता है, वो कूलेंट पंप का अंदर कूलेंट पंप से फिर आपका जो रैक, जो ओपन जो रैक है ना, जो कंटेनर रैक, जो कूलेंट रैक है ना, उसमें फिर बॉटम से जो कूलेंट ऐसा जाता है। ये ऐसा करते रहता है, मतलब जो
नीचे अभी अभी रैक को देखने से नीचे पूरा जो क्या है जो चिल्ड मतलब कूलेंट मतलब कोल्ड कूलेंट रहता है, ऊपर रहने से जो हॉट कूलेंट रहता है, जो हॉट कूलेंट ऐसा फिर सीडीसी को जाता है, फिर ऐसा ये सर्कुलेशन ऐसा होते रहता है। ये तो प्राइमरी सर्किट बोल के मान लीजिए, ठीक है। अभी जो सीडीसी में बोलता है ना, उसका अंदर ये हीट एक्सचेंजर होता है, जो हीट एक्सचेंजर का एक सर्क्यूट, ये कूलेंट का सर्क्यूट हीट एक्सचेंजर को जाएगा। दूसरा सर्क्यूट है ना, हीट एक्सचेंज करने के लिए दो सर्क्यूट होता है ना उधर उधर। सो उधर में क्या है ना, वो आपका जो हाई साइड का जो एयर कूल्ड चिल्लर और वाटर कूल्ड चिल्लर जो कुछ रहने से उसका जो वाटर चिल्ड वाटर है ना, वो आपका सीडीसी के अंदर में जो होता है ना, ये एक हीट एक्सचेंजर उसका अंदर आएगा। मतलब कूलेंट टू लिक्विड हीट एक्सचेंजर बोल के हम लोग को बोल सकते हैं इसको। मतलब कूलेंट का जो हीट को निकाल के जो लिक्विड लेके जाता है, लेके जाके चिल्लर का साथ जाके जो कंडेंसर में कूलिंग टावर रहने से कूलिंग टावर में रिजेक्ट करता है, नहीं तो एयर कूल्डर चिल्लर रहने से वो आपका कंडेंसर फैन से जो निकाल करता है, आपका हीट को रिमूव कर देता है, रैक को फिन को रिमूव करके बाहर फेंक देता है। ये प्रोसेस ऐसे होते रहेगा। मतलब सिंगल फेस कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट है वो फेस चेंज नहीं होता है। उसका हीट को जो उठा के लेके जाने के लिए जो वाटर सीधा उधर आएगा, वो हीट एक्सचेंजर में वो दो हीट को एक्सचेंज करता है। बस ये तो सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम। आपको कुछ अभी आइडिया आया होगा लगता है सिंगल फेस कूलिंग इमर्शन कूलिंग सिस्टम कैसे रहेगा बोल के। अभी मतलब इसका एडवांटेज देखने से क्या है ना, ये मोर एफिशिएंट सिस्टम है। मतलब जो कॉस्ट मतलब जो एफिशिएंट सिस्टम है, लेकिन मोर कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है। मतलब लेस एक्सपेंसिव कंपेयर विथ टू फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम। फिर बहुत सेफ है ये, ठीक है। इसका कारण से जो कभी भी जो आदमी लोग को जो क्या है ना, सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं कंपेयर विथ टू फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम को, ठीक है। अभी टू फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम में जो क्या है ना, किस लिए हम लोग को इधर टू फेस मिलकर बोलता हूँ, उधर में अंदर दो कूलेंट है जो लिक्विड से वेपर स्टेट जाएगा, फिर वेपर से फिर लिक्विड स्टेट आएगा। सो इसका कारण से इसको हम लोग को क्या है ना, टू फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम बोल के हम लोग को बोल देता हूँ, ठीक है। ये टू फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम में जो क्या है ना, अभी उसका अंदर देखने से वो पूरा क्लोज्ड कंटेनर रहता है, उसका अंदर में जो कूलेंट रहता है, ठीक है। वो कूलेंट क्या करता है, कूलेंट का मतलब वो रैक का ऊपर में जो देखने से आपका कंडेंसर कॉइल, वो चिल्ड वाटर कंडेंसर कॉइल उसमें रहता है। अभी इसका अंदर में उसका बॉटम में पूरा जो क्या है ना, आपका जो रैक रहता है, वो रैक का जो हीट को उठा के क्या होता है ना, ये लिक्विड है ना, लिक्विड वेपर बॉइल ओके, वो वेपर स्टेट बन जाता है। फिर वेपर स्टेट बनने के बाद वो क्या है ना, जो ऊपर चला जाता है, मतलब रैक का बॉटम से ऊपर चला जाता है। ऊपर हम लोग को क्या है, जो कंडेंसर कॉइल जो रहता है, चिल्ड वाटर कंडेंसर कॉइल, उसका अंदर में चिल्ड वाटर रहता है, वो उसमें जो लगने से जो वेपर फिर क्या है ना, वो स्टेट फिर चेंज होता है। मतलब उसका वेपर से फिर लिक्विड बन जाता है, फिर नीचे वो गिर जाता है। से ये प्रोसेस ऐसे ही होता है, ठीक है। लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, वो कंडेंसर चिल्ड वाटर कंडेंसर कॉइल सीधे इधर आएगा, मतलब आपका रैक का अंदर जो आएगा, मतलब उसका मदद करने के लिए मतलब कुछ पंप कुछ हो सकता है, ठीक है। मदद करने के लिए कुछ पंप हो सकता है, और नहीं तो आपका जो सिस्टम जो पंप सिस्टम जो है ना, आपका चिल्ड वाटर सिस्टम, सो वहाँ से भी आ सकता है। मतलब वो डिज़ाइन का हिसाब से जो होता है, लेकिन उसका अंदर जो कूलेंट रहता है, वो कूलेंट ऐसे ही जो हीट एक्सचेंज करता है। मतलब वो रैक को लोड को निकाल के वेपर बन जाता है, फिर वेपर बनने के बाद उसको चिल्ड वाटर में जो लगने से उधर में हीट एक्सचेंज होता है। फिर उधर का हीट जो चिल्ड वाटर है ना, वो चिल्ड वाटर जो रैक का जो हीट को निकाल के आपका एयर कूल्ड चिलर आ नहीं तो वाटर कूल्ड चिलर में उसमें जो हीट को रिजेक्ट कर देता है, एम्बियंट को रिजेक्ट कर देता है। यही प्रोसेस जो टू फेज इमर्शन कूलिंग सिस्टम में ऐसे जो होता है। लेकिन ये तो 250 किलोवाट पर रैक तक ये हैंडल कर सकता है, लेकिन उसमें क्या है ना, जो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। फिर ये क्या है ना, ये एफिशिएंट सिस्टम तो नहीं है कंपेयर विथ सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम, है ना। ये इसका कूलेंट का लाइफ टाइम है ना, वो बार बार चेंज करना पड़ता है। लेकिन सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम में जो कूलेंट हम लोग को यूज़ करता हूँ ना, वो रिप्लेसमेंट उतना जो मतलब मान लीजिए ये 15 ईयर्स बोल के मान लीजिए, मतलब सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम को कूलेंट को रिप्लेस करने के लिए। लेकिन इधर का है ना, इधर का आप लोग को बार बार चेंज करना पड़ेगा, मतलब 1 साल ऐसा कुछ, मतलब मैन्युफैक्चर के हिसाब से वो चेंज होता है। मैं जनरल में बोल देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है, सो इसका एडवांटेज क्या है ना, वो ज़्यादा रैक लोड को जो हैंडल कर सकता है, लेकिन दूसरा कुछ डिसएडवांटेज रहता है। इसलिए इसका कारण से आदमी लोगों को सिंगल फेस इमर्शन कूलिंग सिस्टम को जो अभी प्रेफर कर देता है, ठीक है।
अब ये वीडियो में आप लोग को लिक्विड कूलिंग सिस्टम में जो क्या क्या जो ऑप्शन रहता है, किस लिए हम लोग को लिक्विड कूलिंग सिस्टम जा रहा हूँ बोल के एक आइडिया आया हुआ लगता है। ये वीडियो आपको पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग भी शेयर कीजिए। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग को डेटा सेंटर के बारे में, फिर और कुछ क्रिटिकल इक्विपमेंट के बारे में हम लोग को ये चैनल में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना है। हम लोग को आप लोग को कुछ ना कुछ डाउट रहने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग को दूसरा वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।